वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय फ़िज़ाइया के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का रखा संग बुनियाद। कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोब के मंत्र पर अमल करते हुए भारत अपनी सलाहियत में कर रहा है तेज़ी से इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का किया इजहार। सूरज की पूजा के त्यौहार के मौके पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। सूरज की पूजा की रिवायत को भारत की शमसी तवानाई के शोबे में होने वाली पेशरफ्त से किया मुंसलिक। शमसी तवानाई से मुतालिक अभियान को एक अवामी तहरीक में तब्दील करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में मुल्क में तैयार रॉकेट के जरिए एक साथ 36 सैटेलाइट छोड़े जाने के खलाई शोबे में करार दिया एक बड़ी कामयाबी। कहा, साइंस और तहकीक के मैदान में निजी शोबे और नौजवानों के आगे आने से आ रहा है एक नया इनकलाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवान लिखेंगे एक नई कहानी। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में वज़ीर-ए-आज़म ने दिया वीडियो पैगाम। कहा, आइंदा चंद बरसों में नौजवानों को दिए जाएंगे 10 लाख तकर्रुरी नामे। हिमाचल में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। बीजेपी के 32 स्टार कैंपेनर तमाम 68 असेंबली हलकों में अवामी जलसों के साथ अपना विजय संकल्प अभियान करेंगे शुरू। दिगर पार्टियों ने भी तशरीह मुहिम में झोंकी ताकत। नाम वापसी के बाद 413 उम्मीदवार मैदान में। पर्थ में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला जारी। जीतने वाली टीम आखिरी 4 के लिए होगी मजबूत दावेदार। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है छठ का त्यौहार। 4 रोज़ा छठ त्यौहार की रसूमात के तीसरे दिन अक़ीदतमंदों ने डूबते हुए सूरज को पेश किया अर्घ्य। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे के उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिफाई शोबे में ख़ुद इन्हिसारी को मजबूत बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 तैयारा साजी का मरकज़ का संग बुनियाद रखा। यह निजी शोबे में मुल्क का पहला तैयारा साजी मरकज़ होगा। इससे प्राइवेट कंपनियों की सलाहियत को सामने लाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद कफील भारत के तहत एरोस्पेस सनत में तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की को नुमाया करने वाली एक नुमाइश का भी दौरा किया। और प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग हब की तारीफ़ की। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही है। और पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोब के मंत्र पर अमल करते हुए मुल्क ट्रांसपोर्टेशन हवाई जहाज बनाने वाला बड़ा मुल्क बन जाएगा। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज
कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, कि इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे। और गुजरात के वडोदरा में C-295 तैयारा साजी के मरकज़ के संग बुनियाद की तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह न सिर्फ निजी शोबे की जरिया बनाए जाने वाले तैयारे की परवाज़ होगी, बल्कि ये दिफाई शोबे में बाख्तियार बनाने और ख़ुद इन्हिसारी की भी परवाज़ होगी। आज देश में प्राइवेट सेक्टर द्वारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा शुरू हो रही है। इस फैसिलिटी द्वारा निर्मित विमान की उड़ान केवल एक प्लेटफॉर्म की उड़ान नहीं होगी, बल्कि वह रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की उड़ान होगी। वह हमारी रक्षा सशक्तिकरण की उड़ान होगी और वह रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की उड़ान होगी। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के संग बुनियाद प्रोग्राम में कहा कि यह सहूलत मुल्क में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को नई जहतें फराहम करेगी और नौजवान कारोबारियों को भी बेहतर मौक़े फराहम करेगी। I'm confident that this project will propel India into the next generation of advanced manufacturing. It will build a diverse and very highly sophisticated skills, ecosystem, supplier base, and more importantly, give tremendous high-tech opportunity for young entrepreneurs and students. And this will also catapult India to produce quality systems which will help India to produce high precision and high quality manufacturing products. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में सयाहों के लिए मियावाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। मियावाकी फॉरेस्ट का नाम जापानी माहिर नबातियात डॉक्टर अकीरा मियावाकी नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मियावाकी को अलग अलग पौधों को एक साथ लगाने की अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है। उनकी यह तकनीक शहरी जंगलात की तरक्की में कामयाब समझी जाती है। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एकता नगर में मेज़ गार्डन का भी इफ्तिताह करेंगे। ये मेज़ गार्डन 3 एकड़ पर फैला हुआ है और इसमें 2100 मीटर वॉक वे भी बनाया गया है। ये बाग सिर्फ 8 माह की मुद्दत में बनाया गया है। ये मुल्क में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा टेबल गार्डन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कल यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर एकता दिवस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के केवड़िया दौरे के लिए यहाँ आने वाले सयाहों में काफ़ी जोशो खरोश है। यहाँ पे आके इतना अच्छा महसूस हो रहा है जितना पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पे नहीं हुआ। मैं अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आया हुआ हूँ। इतना बड़ा, इतना अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इतना बड़ा, इतना मस्त बनाया हुआ है। यहाँ गुजरात में मोदी जी के अलावा कोई वोट डिजर्व ही नहीं करता है।
यूनिटी और ये बहुत जोरदार बना है। ये मोदी साहब ही कर सकते थे और किसी की श्रद्धा नहीं है ये इतना बढ़िया बनाने की। आके बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ की ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ग्रेट। हमारा भारत सबसे प्यारा, सबसे अच्छा भारत। मोदी जी तो ग्रेट है, उनके बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आई गेस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हमने मोदी जी ने ये जो चीज़ की है, इस एरिया को इतना अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज करके इतना अच्छे से एक्सप्लोर किया है। आई गेस ये फ्यूचर में भी इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत मन लगा यहाँ पे, इतना अच्छा यहाँ पे लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के रोज़गार मेले में नौजवानों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मेले में तकर्रुरी नामे हासिल करने वाले तमाम नौजवानों को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी नए इम्कानात के ज़रिए फ़वाइद हासिल करने की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान तरक्की की नई दास्तान रक़म करेंगे। 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों के साथ अपने ख़यालात मुश्तरक किए। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क AIR न्यूज़ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर नशर किया गया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने सूरज की पूजा के अजीम त्यौहार छठ पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। भारतीय सकाफत में सूरज की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शमसी तवानाई के शोबे में भारत के बढ़ते हुए कदम का भी इस मौके पर उन्होंने जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में सूरज की पूजा के त्यौहार छठ के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि साथ ही ये त्यौहार सफाई और माहौलियात से जुड़ने का पैगाम भी देता है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहाँ धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय सकाफत में सूरज की अहमियत को उजागर करते हुए छठ पूजा और शमसी तवानाई को भारत के बढ़ते हुए कदमों की रिवायत का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई आज भारत के गांव और दूरदराज के इलाकों का कायाकल्प कर रही है। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। शमसी तवानाई के शोबे में वज़ीर-ए-आज़म ने PM कुसुम योजना का खास तौर पर जिक्र किया, जिसके तहत लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर शमसी तवानाई से बिजली पैदा करते हैं और इस बिजली को फरोख्त कर पैसे भी कमा सकते हैं। इस तनाजुर में उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम के किसान, थिरु के एझेलन और राजस्थान के भरतपुर के
एक किसान कमल मीना की मिसालों से बताया कि शमसी तवानाई से समाज का कायाकल्प हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के पहले शमसी गांव गुजरात के मोढेरा का भी जिक्र किया, जो न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में शमसी तवानाई के इस्तेमाल की एक मुनफरिद मिसाल पेश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में इस गांव के 2 बाशिंदों विपिन भाई और वर्षा बेन से फोन पर भी बात की और उनके तजर्बात मुश्तरक किए। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय सकाफत में सूरज की अहमियत को हमारे आबा व अजदाद की फितरत और माहौल की गहरी समझ से जोड़ा। उन्होंने अवाम से शमसी तवानाई के प्रोग्रामों को एक अवामी तहरीक में तब्दील करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में मुल्क के खलाई प्रोग्राम का भी जिक्र किया। PM ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियतों की वजह से हिंदुस्तान खला और साइंस के मैदान में नई कामयाबियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये नौजवान अपने हुनर और जोश के बलबूते पर एक नए हिंदुस्तान की तामीर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में खला और साइंस के मैदान में भारत की मुसलसल कामयाबी को मुल्क के नौजवानों की सलाहियतों की अलामत करार दिया। इस तनाजुर में उन्होंने हाल ही में खलाई मदार में बैक वक्त 36 सैटेलाइट नस्ब करने की भारत की कामयाबी का जिक्र किया। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमवतनों को याद दिलाया कि एक वक्त था जब तरक्की याफ्ता ममालिक भारत के खलाई प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन फ्राहम करने से इनकार कर देते थे, लेकिन भारत ने देसी साख्त के क्रायोजेनिक इंजन तैयार किए हैं और आज वो वक्त आ गया है जब खलाई और तिजारती सैटेलाइट लॉन्च किए जाने के मामले में भारत तरक्की याफ्ता ममालिक को सख्त टक्कर दे रहा है। उन्होंने कहा कि खलाई तहकीक और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की आमद से मुल्क के नौजवानों में नया जोश पैदा हुआ है। जब स्टूडेंट्स की बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आए, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गई हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है तो इसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टार्टअप्स की आमद के साथ खला के मैदान में होने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया।
पीएम ने आईआईटी और मुल्क के दीगर इदारों के तलबा के हैकाथॉन और नई टेक्नोलॉजी की तहकीक में हिस्सा लेने वाले बासलाहियत नौजवानों की कामयाबियों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज ये नौजवान अपनी सलाहियतों के बलबूते पर एक नए हिंदुस्तान की तामीर कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीज़ अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशन, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों से अपील की कि वो साइंस और इख्तराआत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हों। उन्होंने कहा कि नौजवानों की ताकत को सिर्फ तलबा यूनियन के इंतखाबात और सियासत से जोड़ने का रुझान गलत है। पीएम ने कहा कि मुल्क की नौजवान ताकत मुल्क की तरक्की में इससे भी ज़्यादा अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात की। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद अब 68 असेंबली हलकों में कुल 413 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी रोज़ कल 92 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। कांग्रेस के 8 बागी उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। इस कड़ी में चौराह में विजय संकल्प अभियान से खिताब करते हुए हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे पिछले 5 साल के दौर को देखते हुए हमें यकीन है कि इस बार भी रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अक़ीदत का अजीम त्यौहार छठ मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 4 रोज़ा छठ त्यौहार की रसूमात के तीसरे दिन अक़ीदतमंदों ने आज गुरूब होते सूरज को आराग्य पेश किया। विक्रम संवत के कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ का त्यौहार ज़िंदगी के सूरज और ज़मीन का शुक्रिया अदा करने का एक मौका है। 4 रोज़ा छठ पूजा कल चढ़ते सूरज को आराग्य पेश करने के साथ ही इख्तिताम पजीर होगी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में सदर ने कहा है, अवामी अक़ीदत के अजीम त्यौहार छठ पूजा पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। यह दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हुए फितरत के तईं इज़हार तशक्कुर की एक अनोखी मिसाल है। मेरी ख्वाहिश है कि छठी मैया के आशीर्वाद से हर एक की ज़िंदगी में खुशी, सुकून और खुशहाली आए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने छठ की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में नायब सदर ने कहा है, छठ के मुक़द्दस त्यौहार पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। भगवान सूर्य की सातुक हरारत ज़मीन पर ज़िंदगी की तवानाई फराहम करती है। छठ पूजा उनके तईं हमारी आजिज़ाना इज़हार तशक्कुर का एक मौका है। भगवान सूर्य की रोशनी और हमारी ज़िंदगी को रोशन करे, ज़िंदगियों को सेहत बख्शे, इत्मीनान और कामयाबी से मुनव्वर करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छठ की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि सूरज देवता और फितरत की पूजा के लिए वक्फ त्यौहार छठ के मौके पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। भगवान भास्कर की चमक और छठी मैया की बरकत से हर एक की ज़िंदगी हमेशा रोशन रहे, यही ख्वाहिश है। और अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में भगदड़ मचने से मरने वालों की तादाद 151 हो गई है। गुज़िश्ता शाम हेलोवीन की तक़रीबात के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। आला हुक्काम ने बताया है कि एट्यून ज़िले के मशहूर नाइट लाइफ इलाके में बड़ी तादाद में लोग हेलोवीन मनाने के लिए जमा हुए थे। यहाँ भगदड़ के दौरान 75 अफराद ज़ख्मी हुए हैं।
सियोल के योंगसान फायर डिपार्टमेंट के सरबराह ने कहा है कि मरने वालों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। पुलिस ने सियोल के एटीओन को बंद कर दिया है। जनूबी कोरिया के सदर ने हंगामी मीटिंग करके ज़ख्मियों के इलाज में मदद के लिए एक टास्क फोर्स की तश्कील देने का हुक्म दिया है। साथ ही मुल्क में कौमी शोक का ऐलान किया गया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जनूबी कोरिया की राजधानी सियोल में हेलोवीन फेस्टिवल में हुई भगदड़ में हुई अमवात पर ताज़ियत का इजहार करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सियोल में हुई भगदड़ में अपने नौजवानों की मौत से दुखी हूँ। अपनों को खोने वालों के अहले खाना के तईं मेरी ताज़ियत। हम इस मुश्किल घड़ी के दौरान कोरिया जमहूरिया के साथ खड़े हैं। और ब्राज़ील में आज सदारती इंतखाबात के लिए दूसरे दौर की पोलिंग होगी। इंतखाबात से कबल कई अवामी जायज़े में बाईं बाजू के अमदियार साबिक़ सदर लिवाजाना सियोला डासलोवा मौजूदा सदर जायर बोल्सोनारो को चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जायज़ों में लोडा सोल्वा को बोल्सोनारो पर सबकत बनाते हुए दिखाया गया है। पोलिंग से पहले दोनों ही उम्मीदवारों ने वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और अब खेल की खबरें। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से जारी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मुसलसल तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। रोहित शर्मा को बड़ी इनिंग नहीं खेल सके और 15 रन बनाकर ही आउट हो गए। राहुल एक बार फिर बल्लेबाजी में कोई कमाल नहीं दिखा सके और वो भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं लुंगी एंगिडी के शिकार बने हैं ये दोनों बल्लेबाज। ताज़ा तरीन इत्तलात मिलने तक भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना लिए हैं। आज के मैच के लिए भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को टीम में जगह मिली है। और ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देने में कामयाब रहा। हॉलैंड की जानिब से जीत के लिए 92 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 13.5 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 95 रन बनाकर मैच जीत लिया। पाकिस्तान की टीम की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 49 रन बनाए। फ़ख्र जमान ने 20 और शान मसूद ने 12 रन बनाए। इससे कबल नीदरलैंड की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 91 रन ही बना सकी। उनके 11 बल्लेबाजों में से सिर्फ 2 ही दोहरा हिंदसा अबूर कर सके। कॉलिन एक्करमैन ने सबसे ज़्यादा 27 रन और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 15 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान ने सबसे ज़्यादा 3 विकेटें हासिल की हैं। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रन से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 147 रन ही बना सकी। इस सनसनीखेज मुकाबले के आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 16 रन दरकार थे। ताहम अच्छी कोशिशों के बावजूद वो हदफ हासिल न कर सका। टीम की जानिब से शान विलियम्स ने 64 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें हासिल की है। इससे कबल बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हुसैन ने 71 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान शकीबुल हसन ने 23 रन की इनिंग्स खेली। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा फ़िलहाल इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।